डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं मैं बॉस हूँ, हमारा राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले दिन से एमओयू को तोड़ दिया, एमओयू पे चले नहीं। अमेरिका हमले करे जा रहा है, तुम नहीं मारोगे अमेरिका को। अकलमंदी इसमें होगी कि पाइपलाइन। हमको तो पहले दिन से साफ विदित हो गया था कि ये सीज फायर चलने नहीं। क्यों साइन किया एमओयू? तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से लेके $200 प्रति बैरल तक चढ़ जाएंगी। अपना मुंह काला कराया, बंद किया जाएगा नाकाबंदी, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक ईरान का रहेगा। एक तो इजराइल को पूरी छूट दे दी कि मारे जाओ, पूरे ईरान पे कब्जा करना है तो 10 लाख की फौज आपको चाहिए। इन्होंने सोच लिया कि हम बमबारी से जीत जाएंगे। ईरान गले में हड्डी बन के फंस गया। मिड टर्म इलेक्शन चल रही है, इकोनॉमी बैठी जा रही है। आपको दिमाग पे चलना पड़ेगा ना, सनक पे तो नहीं कर सकते। 7 देशों पे हमले कर दिए, लेकिन साहब इजराइल ने वो जो गुडविल है वो खत्म करा दी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्या ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का तीसरा पार्ट शुरू हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन खामनेई साहब को दफनाया जाना था, ठीक उससे एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 90 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी कर दी। आखिर क्यों ये बमबारी की गई? क्या इसके मकसद था? जब एक बार सीज़ फायर हो चुका है 60 दिनों के लिए, उसके बाद से बमबारी करने का क्या मतलब बनता है? क्या ये ट्रंप की कोई नई चाल है? हम समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ हम चाइना को लेकर बात करेंगे, पाकिस्तान को लेकर बात करेंगे, पीओके को लेकर बात करेंगे हम, और बांग्लादेश को लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि इन सभी मुद्दों पर बहुत तफसील से अपनी राय देते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर का, रिटायर्ड हैं। जय हिंद सर। थैंक यू। बख्शी सर, बहुत लंबा टाइम हो गया सर। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, सीज फायर अभी हो गया, हमने बहुत चीज़ें इन बिटवीन देख भी ली हैं। सीज फायर का क्या मायने रह गया सर? जब आपने सीज फायर को बीच में ही तोड़ दिया, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को दफनाया जाना था, ठीक उससे एक दिन पहले आप 90 जगहों पर ईरान के बमबारी करते हैं। क्या ये सर ज़रूरी था? देखिए, जिस दिन ये सीज फायर हुआ था उसके 14 पॉइंट सर्कुलेट पूरी दुनिया में हो गए जी। जो पहला पॉइंट था वो कहता था कि यूएस एंड इट्स एलाइज एंड ईरान विल सीज हॉस्टिलिटीज फोर्थविथ, ठीक है, इंक्लूडिंग इन लेबनान जी, and Lebanon's sovereignty and unity will be respected। मतलब कि जो भी फौजें इजराइल की लेबनान में गई हैं वो पीछे हट जाएंगी और बमबारी बंद करेंगी और वो करेंगी। इजराइल ने उसी दिन कह दिया था कि हम कोई नहीं मानने, हमने ना साइन किया है ना हम साइन करेंगे, हम इसका पार्ट है ही नहीं, हम इसका पार्ट है ही नहीं, हम तो लड़े जाएंगे। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं मैं बॉस हूँ और उसको मानना पड़ेगा। और देखा जाए तो तमाम हथियार, तमाम पैसे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो आ रहा है अमेरिका से जी। और इजराइल आंखें दिखा दी है अमेरिका को, क्योंकि इजराइल के पास ज्यूइश लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो कि तकरीबन अमेरिका को कंट्रोल कर रही जी। ये तो साफ विदित हो गया है कि वहाँ की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पैसा देता है ज़ायनिस्ट लॉबी। कांग्रेस के जो लोग हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी इलेक्शन पैसा देता है ज़ायनिस्ट लॉबी। तो अब तो बिल्कुल साफ विदित है, हमको तो पहले दिन से साफ विदित हो गया था कि ये सीज फायर चलने नहीं वाला है। क्योंकि जो पहला पॉइंट है, अगर आप उसको डे 1 से वायलेट करोगे, वो बमबारी भरा दी उन्होंने, लेबनान के ऊपर हमले चालू कर दिए और तेज, और बेरूट पे बॉम्बिंग शुरू सर। वो तो इजराइल कर ही रहा था, लेकिन अमेरिका ने जब बमबारी सर ईरान पे की, वो बड़ा सवाल बन रहा है कि देखिए इजराइल तो पहले ही कह चुका था कि हम तो इसका पार्ट है नहीं है, कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन सर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लेकिन अगर वो पार्ट था और एग्री नहीं कर रहा था तो आपने एग्रीमेंट में कैसे लिखा? हाँ, हमें हाउ हैव यू एग्रीड इन द एग्रीमेंट कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज? ये गली मोहल्ले की लड़ाई तो थी नहीं कि जो मतलब पड़ोसी सुलझा लेंगे ऐसे। एलाइज को जब आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आप इजराइल को शामिल कर रहे हैं जी। नाम चाहे ना लें, लेकिन आप अमेरिका एंड इट्स एलाइज, ये तो पहला मतलब कोई सारी दुनिया पढ़ सकती है ना, अंग्रेजी में भी है, फारसी में भी साइन किया उन्होंने।
.4 कहता है कि भाई हाँ गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, लेकिन उसका नियंत्रण ईरान करेगा। लिखा हुआ है, आपने उस पे साइन कर दिया, लेकिन धड़ल्ले से अपने वो काले काले साइन करते हैं मोटा मोटा, तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया जब आपने ईरान का कहना भी ठीक है कि डे 1 से आपने सारी बुनियादी जो भी चीजें थी उसकी तोड़ दी। इजराइल आपको ठेंगा दिखा रहा है, 2 टूक सुन नहीं रहा। आपने कहा था कि हम कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट ईरान की रहेगी, वो आपने पहले दिन से फोड़ दिया जी। तो मतलब आप तमाशा क्या कर रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठ रहा है बख्शी सर कि जिस दिन आयतुल्ला अली खामनेई साहब का सुपुर्द खाक किया जाना था, उससे एक दिन पहले इन्होंने ये बुरी बमबारी की। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 4 जुलाई से ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट करा गया, जिस दिन से अमेरिका का नेशनल डे होता है, 250th एनिवर्सरी थी। चिढ़ाने के लिए ईरान जानबूझ के वो दिन चुना कि इनको अब दफनाया जाए, दिखाने के लिए कि देखो हम जंग जीत गए हैं, तुम कहीं नहीं जीते हो कुछ भी, हम अपने देश में अभी भी उसी तरीके से अपनी चीज़ें कर रहे हैं। क्या ये एक सौ उकसावा था अमेरिका को? आप मानते हैं इस चीज़ को? मतलब देखिए, जो आदमी इतना देर से शहीद हो गया उसका दफनाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और सीज फायर हुआ तो उन्होंने दफनाने की कार्रवाई शुरू करी। इसमें कोई ऐसा सेनिस्टर तो मुझे नहीं लगता। बट लेकिन डे जिस दिन को उन्होंने चुना उससे स्टार्ट करने का, शायद अमेरिका उससे प्रवोक हो गया कि ये हमें चिढ़ाने के लिए ये जानबूझ के देखिए कर रहे हैं। देखिए साहब, अगर आप प्रवोक होना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं जी कि ये सीज फायर क्यों माने डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्यों साइन किया MOU? बिल्कुल। इसलिए साइन किया कि जो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, बड़ी बड़ी अमेरिका की ऑयल कंपनियां हैं, वो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्होंने साफ उनको चेता दिया था कि साहब बात ऐसी है कि अभी तक जो दुनिया के सारे देश हैं वो अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकाल के अपने लोगों को सस्ते में दे रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल की कीमत रोक के रखी है। अब जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है अमेरिका का 4 हफ्तों पे आ गया है। 4। चीन का 40 से 50% खत्म हो चुका है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और ये पूरे यूरोप, भारत, जापान, कोरिया सब जगह स्ट्रेटेजिक रिजर्व का खात्मे पे आ रहा है। ये रिप्लेनिश करना होगा, अगर नहीं किया तो फिर नहीं किया तो दुनिया में आफत आ जाएगी। और उन्होंने कहा जब सारे देश इकट्ठा रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे और 22% तेल आपने दुनिया का टेबल से ऑफ कर दिया है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो फिर जो है तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से लेके $200 प्रति बैरल तक चढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और दुनिया की इकोनॉमी में जो रहा सहा बचा खुचा है उसका सत्यानाश हो जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी ना सिर्फ रिसेशन पे जाएगी बट इट विल हेड टुवर्ड्स अ डिप्रेशन, जैसे 1928 में हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बिल्कुल सर, ये बात आपने पहले भी बड़ी तफसील से समझाई है। ओके सर, लेकिन अब चिंता कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, क्योंकि अब अगर युद्ध छिड़ रहा है तो इसका एंड कहीं नज़र नहीं आता सर। अब देखिए, ना तो ईरान झुकेगा, अमेरिका कह रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 1000 मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ हमने किया हुआ है जो कभी भी बरसाई जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो सर ये बहुत बड़ी भयानक स्थिति बन जाएगी पूरे विश्व के लिए, ईरान खात्मे की कगार पर आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है सर? देखिए, ऐसा है, मेरा अंदाज ये है कि कुछ दिन चें करेंगे, फिर शांति पीस टॉक्स पे आना पड़ेगा। सर फिर उसका फायदा क्या है बताइए ना? फायदा तो ये लड़ाई शुरू करने का कोई फायदा दिखा? बिल्कुल। दुनिया की सिवाय इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, अपना मुंह काला कराया, पिट गए खुद, हिस्टोरिक डिक्लाइन अमेरिका का तेज किया। कोई तुक था इस लड़ाई का? इट शुड नॉट हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन जबरदस्ती स्टार्ट किया। अब समझ नहीं आ रहा खत्म कैसे करें, तो बार बार धमकाए जा रहे हैं 2, 4, 5 दिन। अरे यार, तुमने 40 दिन बॉम्बिंग कर ली, क्या बिगाड़ लिया ईरान का? क्या घुटनों पे टिका पाए? क्या घुटनों पे ला पाए ठेंगा? शायद यही सब खिसियाट है सर। नहीं तो खिसियाट है तो क्या करोगे? 2-4 दिन बॉम्ब कर लोगे, चलो 5 दिन बॉम्ब कर लोगे, चलो 10 दिन बॉम्ब कर लोगे, फिर समझ आ जाएगा कि ये तो बेवकूफ़ी है,
इससे तो कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन सर उसमें ये भी तो आप बॉम्ब कर रहे हो, वो धनाधन आपके बेसिस को ठोके जा रहे हैं। क्योंकि सर जो इस बार की बॉम्बिंग हुई उससे पहले IRGC ने हॉर्मुज में 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमेरिका का ये उस पर तर्क है। IRGC अगर कंट्रोल कर रही है तो कहीं ना कहीं IRGC नहीं चाहेगी कि ईरान में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि सरकार अब वहाँ पर बदलने जा रही है। क्योंकि उनको ये लग रहा है शायद कि IRGC ईरान की लीडरशिप अगर अमेरिका के साथ मिल गई है तो IRGC का क्या होगा, क्योंकि IRGC अलग तरीके से काम करती है, आप भी जानते हैं सर इस बात को। वो हॉटेड्स हैं, हाँ, वो बड़े तैश वाले हैं, गरम दिमाग वाले हैं, फाइन। वो हर अमेरिका में भी हॉटेड्स हैं, अमेरिका में भी तो कई अलग अलग तबके अलग अलग आवाज़ों में बोल रहे हैं। बट द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भैया अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल सकते थे तो अभी तक खोल दिया होता। आप नहीं खोल सकते। लेकिन क्यों नहीं खोल सकते? ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी बदल सकते हो उसे, पूरा ऐसे शेप में है वो एक तो ऐसे शेप में है, यू शेप के अंदर, ठीक है साहब। दूसरा उल्टा यू, जो पूरा समस्त उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट बनता है। तो या तो अगर आप गल्फ को बचाना चाहते हो, ये तट के ऊपर सारे चट्टाने हैं, चट्टानों में गुफाएं हैं, चट्टानों में टनल्स खोद रखी हैं जी। टनल्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। वो गल्फ को जब भी रोकना चाहे 3 ड्रोन फायर करे, 3 कमर्शियल जहाज ठुक जाएंगे। और वो लड़ाका जहाज नहीं है, वो लड़ने नहीं गए वहां, वो तेल ढोने गए और उनके ऊपर फायर हुआ, उनके क्रू मरे, उनकी आग लगी, तो वो तो नहीं जाएंगे सर। क्योंकि सर यही कहा जा रहा है ना कि उन्होंने 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, उसके बाद अमेरिका ने उन पे अटैक किया है। और उनकी जो स्पीड बोट्स होती हैं, जो को निशाना क्यों बनाया? जब आपने पैरा 4 पढ़े आप, किसका एग्रीमेंट, MOU का, उसमें साफ लिखा है कि साहब बंद किया जाएगा नाकाबंदी, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक ईरान का रहेगा। आपने फिर हाँ क्यों बोली? बिल्कुल, लेकिन वो दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने रास्ता बताया हुआ है यहाँ, जो कि हमारे नीचे से होके जाए, जो कि उनका आइलैंड है वहाँ पे, क्वाशिम आइलैंड, उससे होके जाए, ठीक है। तो ताकि हम भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रख सकें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने लेके चोरी छुपे ओमान के रास्ते निकालना शुरू किया जी। उसने कहा साहब ये गलत है, आपने एग्रीमेंट साइन किया है। इन्होंने बोला भाड़ में गया एग्रीमेंट, तू कौन मैं कौन। इन्होंने चलाने शुरू कर दिए पूरे जहाज। मतलब सारी कहानी ये शुरू हुई है नेचुरली। अब उसका अगर नियंत्रण गया गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, तो गया ईरान। मतलब MOU को उल्लंघन अमेरिका ने किया है, शरेआम किया है। एक तो इजराइल को पूरी छूट दे दी कि मारे जाओ। दूसरा, जो आप एग्री किए थे कि नहीं साहब आपके नियंत्रण के नीचे होगा, खुद तुमने साइन किया है यार, तुमने बगैर पढ़े साइन किया है क्या सर? लेकिन ये बात तो सर आप भी जानते हैं कि देखिए ट्रम्प साहब जो बात कहते हैं उनकी बात को यकीन तो कोई करता है नहीं। उनकी तो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ, रात को कुछ तो होती है। ये बात तो सर अंदाजा था सबको कि जो MOU साइन की जा रही है, डील कब टूट जाएगी पता नहीं चलेगा। अब आप मुंह से बोलना और साइन करना एक एग्रीमेंट 2 देशों के बीच, अब यहाँ तो कोई चीज सीक्रेट रही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी राष्ट्रपति अमेरिका का एक देश का साइन कर रहा है, वहाँ पेजेश्कियान उनका प्रेसिडेंट साइन कर रहा है। अब हर चीज बेमायने हो गई तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? हाउ विल यू कम टू अ कंक्लूजन एनी टाइम? डोनाल्ड ट्रम्प बोले कि अरे मेरे पहले प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन किया, 5 और देशों ने साइन किया, लो फाड़ दिया कचड़े के डब्बे में। ठीक ठाक डील थी यार, जो कुछ आपको अब मिल रहा है उससे ज्यादा आपको उसमें मिला। इसमें सर अब नुकसान किसका ज्यादा है, अमेरिका का या ईरान का सर? अब जो युद्ध शुरू हो रहा है, दुनिया का नुकसान सबसे, दुनिया का तो सर है ही है, लेकिन इन दोनों की अगर बात करूं तो मैं उनमें किसका ज्यादा नुकसान होने जा रहा है सर? बूट्स ऑन ग्राउंड कर पाएगा अमेरिका करेगा, या ईरान फिर से फाइट बैक करेगा? देखिए आप एक चीज तो लिख के ले लीजिए, हम फौजी आपको कब से बता रहे हैं कि अमेरिका में बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की क्षमता नहीं है, पीरियड। अगर आपको पूरी उत्तरी बैंक पकड़नी है, खाली करनी है मिसाइल ड्रोन से, कम से 2 लाख केवल उत्तरी बैंक के लिए, उत्तरी तट पकड़ने के लिए कम से कम 2 लाख ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे। 18 महीने की लड़ाई चल सकती है, 20-30 हजार कैजुअल्टी हो सकती है,
केवल उत्तरी तट को पकड़ने में, आइलैंड्स पकड़ने में और जोड़ लीजिए, ठीक है। और अगर आपको पूरे ईरान पे कब्जा करना है तो 10 लाख की फौज आपको चाहिए, क्योंकि बड़ा देश है और IRGC भी कहीं ना कहीं बहुत अंदर से मजबूत है। और ये जो देखिए, जस्ट गणित पे जाइए, गो बाय फैक्ट्स एंड फिगर। जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था 7.5 लाख आदमी थे की फौज लगानी पड़ी थी, जबकि इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है और पूरा सपाट रेगिस्तान है। यहाँ तो मतलब एब्राहिम टैंक्स कहीं भी चल सकते हैं। यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स पहाड़, जैगरोस पहाड़, तट के पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है। पहाड़ में एक आदमी मशीन गन लेके बैठ जाए, 1000 को हिलने से रोक सकता है, बिल्कुल महीनों के लिए पकड़ सकता है। पत्थर गिराते रहे तो नुकसान होता रहेगा, इसीलिए बमबारी कर रहा है बस वो। तो इन्होंने सोच लिया कि हम बमबारी से जीत जाएंगे, केवल बमबारी करेंगे और ईरान घुटने पे आ जाएगा, जैसे वेनेजुला आ गया जी। भाई सबसे बड़ी जो इनसे गलती हुई है, जो भूल हुई है, वो इसलिए हुई कि भाई इन्होंने सोचा कि वेनेजुला अगर हम बगैर एक खरोच खाए ले सकते हैं तो ईरान कौन से खेत की मूली है, इसको भी मसल देंगे। और सारे अमेरिकी जो जर्नैल थे वो सच बोलने के बजाय उन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए, यस बॉस ठीक कर रहे हो, 3 bags full सर, यस सर 3 bags full सर, 1 for my master वगैरह वो ड्रामा किया उन्होंने और पिटवा दिया अमेरिका। सच बोलना चाहिए था, यथार्थ से अवगत कराना उनका फर्ज था, नहीं कराया। आज अमेरिका की ऐसी तैसी हो गई, समझ नहीं आ रहा कि थूके या निगले, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। ईरान गले में हड्डी बन के फंस गया है और इस फंसने में दुनिया की आपने इकोनॉमिक तबाही, सत्यानाश कराने की आपने मुहिम शुरू कर दी। एक सर ट्रम्प साहब का भी एक बयान आया था, मैं ईरान की सबसे हिट लिस्ट में टॉप पर हूँ और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई मार पाए, ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ये डील टूट चुकी है। डील टूट चुकी है तो फिर आप अपने लोगों को से डिस्कशन के लिए क्यों भेज रहे हो? विटकॉफ और कुशनर बातचीत भी कर रहे हो, डील भी टूट गई है, इस शख्स की बातचीत का क्या विश्वास? ये देखो, मेरा हिसाब ये है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स छुटपुट चलता रहे, कभी ऑन कभी ऑफ चलता रहे। और खासतर जो है ये पीरियड जो है अभी मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होगी, तब तक ये छुटपुट चलता रहेगा। नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना पड़ेगा कि मंशा क्या है आपकी, लड़ना चाहते हो और लड़ लो। 40 दिन आप लगातार बॉम्बिंग करते रहे जी, 15,000 टारगेट स्ट्राइक कर दी आपने, क्या मिला? एंड पे ईरान वैसा दुस्साहस दिखा रहा है जैसा पहले दिन दिखाया था। बिल्कुल। तो पहले दिन गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुली थी, क्या सर अब बंद हुए 150 दिन होने वाले, 150 दिन, 4 महीने के ज्यादा। वो लड़ाई जो आपने सोचा था 48 घंटे में खत्म हो जाएगी, 48 घंटे तो दरकनार, 48 दिन पे वो दनादन चली जा रही थी और अब मैंने बताया 150 दिन हो जाएंगे जी। लेकिन ये लड़ाई का बेअंत है। इसी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अमेरिका की कुछ हद बंदिशें हैं, फौजी, इकोनॉमिक, जो जग जाहिर है। बिल्कुल। आप जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो ना, आप हॉर्मुज की ज्योग्राफी, भूगोल बदल सकते हो जी, ना आप 10 लाख की फौज खड़ी कर सकते हो, है नहीं आपके पास। ठीक है साहब, पूरी दुनिया में फैली हुई फौज है, वो 7-8 लाख आती टोटल जी। 10 लाख तो चाहिए केवल ईरान के लिए। कहाँ है वो फौज? आपको उसके लिए कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। कंस्क्रिप्शन करो जरा, मिड टर्म इलेक्शन ईयर में पिट जाओगे। सर क्या लगता है कि जैसे कि क्योंकि ट्रम्प साहब ने उस टाइम ये आ रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये लोग चाहते हैं जल्द से डील हो जाए। अब मिड टर्म इलेक्शन से जल्दी हैं, हाल ही में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर प्राइमरी शुरू हो गई, जो डील थी वो हो गई, लेकिन सर डील डेड भी हो गई है, हमले दोबारा से हो रहे हैं।
क्या दोबारा से ट्रम्प साहब का जवाबदेही तय हो जाएगी, या उनको इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा चुनावों में सर, या वो अब अपना हिसाब किताब लगा चुके हैं कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें? नुकसान तो हो रहा है साहब, इलेक्शंस में मिड टर्म इलेक्शन क्या कैंसिल हो गई है क्या? नहीं, मिड टर्म इलेक्शन चल रही है, इकोनॉमी बैठी जा रही है, तेल की कीमतें जो थोड़ी रुकी थी वो फिर चढ़नी शुरू हो गई है। जी। स्टॉक मार्केट्स में जो थोड़ा सा आया था, सांस ली थी, वहां पे खूना खच्चर फिर शुरू हुआ है शामिल भारतीय स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल। तो वेयर आर यू गोइंग? आपको दिमाग पे चलना पड़ेगा ना, सनक पे तो नहीं कर सकते आप। और अगर दिमाग का इस्तेमाल करें, ही हैज नो ऑप्शन बट टू शट दिस वॉर डाउन। स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस। सर लेकिन जो हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने ये बात बोली कि मैं हिट लिस्ट में हूँ, क्या ईरान के पास वो कुव्वत है कि उनको हिट लिस्ट में रखते हुए कोई टारगेट कर सकता है एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को? इतना आसान नहीं है साहब, कोई हंसी मजाक गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि आप अगर डरना शुरू करो तो फिर आपके डर को कौन रोक सकता है? क्या ट्रम्प कहा जा रहा है कि ये ट्रम्प साहब तुर्की से छोड़ के भागे, कतार ने जहाज दिया था वो छोड़ दिया, दूसरा जहाज मंगाया, उसमें बैठ के गए, क्योंकि इजराइल ने बोला कि भैया मुसलमान देश है, आप हिट लिस्ट पे हो, कोई भी आके आपको ठोक देगा, तो भागे वहां से। मतलब ट्रम्प को इस वक्त डर लग गया है, भय तो उनका दिख रहा है साहब। जब उनके ऊपर अटैक हुआ, आई कैन बी शॉट डेड, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने बहादुरी दिखाई थी। वो मतलब एकदम से पकड़े गए थे, उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे को मारेगा, नहीं तो जाता नहीं। अरे भाई देखिए, जहां तक बहादुरी का सवाल है, ये वो शख्स है जिसने 5 बार ड्राफ्ट डॉज करी है। जब अमेरिका, जब ये छोटे थे उम्र में, यंग मैन थे जी, और कायदे से इनको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, उस वक्त ड्राफ्ट डॉज मारी थी। ठीक है, अब लोगों को मरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुमने 19 साल दिए थे वो भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को मरने मराने के लिए, मेरे को 4 महीने में गाली देनी शुरू कर दी। इसलिए शुरू करिए कि साहब, आपने अपने लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बेवजह की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और आपने किया क्या? 7 देशों पे हमले कर दिए और आप रुक ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि अभी तो ईरान है, जहां अगर मान लो ईरान की लड़ाई खत्म भी हो गई तो मैं क्यूबा पे हमला। क्या सर आपको लगता है बख्शी सर, चूंकि सैन्य कमांडर रहे हैं, समझते हैं अच्छे से कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और जब तैयारियों का मौका मिलता है तो किस तरह तैयारी होती है, क्योंकि सर एक गैप अच्छा खासा मिल गया दोनों को, करीब महीने भर से शांति हुई, हमले नहीं हुए थे। क्या दोबारा से अमेरिका ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है, ईरान ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है, बिल्कुल इजराइल ने कर लिया है, बिल्कुल। और अब जब अगर अटैक होंगे तो बड़े पैमाने पर विध्वंसक होंगे सर? नहीं, अटैक होंगे, विध्वंसक होंगे, लेकिन जो अगर आप 40 दिन में कुछ नहीं कर सके तो 10 दिन में और क्या करेंगे? नहीं, शायद आप स्ट्रैटेजी को चेंज करके आए। नहीं, स्ट्रैटेजी देखिए लिमिटेड है ना, ऑप्शंस लिमिटेड हैं। ज्योग्राफी आपके ऑप्शंस कर्टेल करता है। ज्योग्राफी आपको इजाजत नहीं देता कि आप हॉर्मूज में कुछ ज्यादा कर पाए। यू नो, आप नहीं वहां पे खोल सकते गल्फ ऑफ हॉर्मूज को। ठीक है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोल पाना अमेरिका के लिए तकरीबन असंभव है। ये फैक्ट मान के चलो, बूट्स ऑन द ग्राउंड, चाहे कितने हमले करते रहें, खास से नुकसान उठा के जाओगे और कुछ हासिल खास कर नहीं पाओगे। नहीं, चाहे कितने हमले करते रहे, हॉर्मूज नहीं खुला पाएंगे। कितने आप हॉर्मूज नहीं खोल सकते, वो ज्योग्राफिकली इम्पॉसिबल है। खोलना है तो 10 लाख फौज लगानी पड़ेगी, है तुम्हारे पास? पहले तो खड़ी कर दो ना 10 लाख की। सही बात। साथ पे यानी कि अभी भी अमेरिका मुंह खा के जाएगा, नहीं बुरी तरह से मुंह खा के जाएगा साहब। वो कहते हैं ना कि डोंट रीइंफोर्स अ फेलियर। जहां पिट गए हो वहां पे और मत फौजें डालो फालतू की, आपका नुकसान ज्यादा बढ़े। ये फौजी कहावत है। सर इजराइल का क्या स्टैंड रहने वाला है? इजराइल को किस तरह देखते हैं आप? वो तो लेबनान को छोड़ने वाला है नहीं सर। देखिए, अब इजराइल को समझना पड़ेगा कि अभी तक उसके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। जब 2023 7 अक्टूबर उस पर हमला हुआ, पूरी दुनिया की सहानुभूति इजराइल के साथ थी। ठीक है, लेकिन साहब इजराइल ने वो जो गुडविल है वो खत्म करा दिया।
अभी 900 दिन हो गए हैं, वो लड़ाई क्या 900 क्या 1000 दिन होने वाले जी, चली जा रही। और जवाब में आपने जो कत्लो गारत किया है गाजा में, लेबनान में, अब दुनिया उससे तंग आ चुकी है यार। दुनिया की सारी सिंपैथी उड़ गई है इजराइल से। और उल्टा अमेरिका में सिंपैथी चली गई, खत्म हो गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका की इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स हैं जी, मुश्ताबानी या क्या नाम है उसका, वो अमेरिकन गवर्नर न्यूयॉर्क का जो मुस्लिम लड़का, जो इंडियन डिसेंट का लड़का, मीरा नायर का बेटा जो वहाँ खड़ा हुआ है, वो तो साहब वो तो वहाँ पे साफ लोग जीत रहे हैं इजरायली लॉबिस्ट वालों के बरखिलाफ। और वो कह रहे हैं कि साहब ये तो नेतन्याहू को हम वॉर क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। मतलब इतनी सिंपैथी अगर आप इजराइल खो बैठा है तो ये इजराइल के लिए चिंता की बात है। आपको सारे हथियार अमेरिका दे रहा है, पैसा अमेरिका लड़ने के लिए दे रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बचाव आपका अमेरिका कर रहा है। अब आप अमेरिका को ही आंखें दिखानी शुरू करो तो कब तक चलेगा? लेकिन फिर आप वो कह रहे हैं कि अमेरिका ना है मेरे साथ तो क्या हुआ, भारत मेरे साथ है। अरे साहब, भारत को भी अपने भी तो राष्ट्र हितों को देखना है ना, आपकी गुलामी तो नहीं करनी। बिल्कुल, कि जो आपका है आका, मेरे चाहे नुकसान हो जाए, आपकी महिमा मंडन होनी चाहिए। ये क्या है तमाशा? भारत की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है इस युद्ध के मारे। हमारे हित में है कि आप ये युद्ध बंद करें। क्या आप बंद करेंगे? आप कह रहे हैं भाड़ में जाए तुम्हारी। लेकिन सर, भारत का स्टैंड भी समझना होगा हमको कि भारत अब किस तरीके से देखता है आने वाले टाइम में, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने खुलकर बड़े मंच से बात को बोला है सर कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा लेकिन भारत खड़ा रहेगा। भारत के लिए आपको लगता है कि सर दुधारी तलवार पे चलने वाली बात हो जाएगी अब? बिल्कुल, आपको ईरान भी चाहिए, ईरान से तेल भी चाहिए, बिल्कुल, आपको गल्फ ऑफ हॉर्मुज भी खुली चाहिए, उसके लिए ईरान से अच्छे रिश्ते रखना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, उनके जहाज नहीं आने देगा। तो अब हमको फैसला करना है कि हमारा राष्ट्रहित कहाँ है। ठीक है, और सीधी बात यह है कि हमारा राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे इजराइल है, चाहे अमेरिका है, वो जाए भाड़ में। एट द एंड ऑफ द डे आवर नेशनल इंटरेस्ट टेक्स प्रायोरिटी। ये आपको फैसला करना। लेकिन सर बख्शी सर, IRGC अब शायद अमेरिका की आंखें किरकिरी बन गया पूरी तरीके से। वो चाहते हैं कि IRGC का खात्मा हो सर। अब नहीं चाहते हैं, हाँ, लेकिन कर नहीं सकते, ताकत है। लेकिन सर इसमें एक बड़ा सवाल ये हो जाता बख्शी सर कि जब एक लीडरशिप बातचीत कर रही थी, क्योंकि IRGC सर वहाँ पे बड़ंगे लड़ा रहा है, क्योंकि IRGC को लग रहा है कि इनको पैसा मिल जाएगा, संबंध अच्छे देशों के साथ हो जाएंगे। और चूंकि अब तक क्या था कि लीडरशिप का ज़्यादा रोल उनके साथ रहता नहीं था, खामनेई साहब अपने तरीके से IRGC को हैंडल करते थे। ठीक है, अब सर वो सिचुएशन नहीं रही है। अब जब वहाँ पे कोई लीडरशिप खड़ी हो जाएगी तो IRGC को शायद ये लगता है कि जो उनका एक रुतबा था ईरान में वो डाउन हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में IRGC और लीडरशिप आमने सामने हो जाए। अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन सिचुएशन बन सकती है। उम्मीद बहुत कर रहे हैं कि लोग ही आपस में लड़े मरे, इनका हो गया। लेकिन जो कंडक्ट ऑफ इतना बड़ा फ्यूनरल जिसमें 30 मिलियन लोग निकले बाहर, 40 मिलियन, उसका कंडक्ट करना साफ दिखाता है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल है। गदर नहीं मचा है वहाँ। यहाँ तक कि वो लोगों पे पानी के फुहार छोड़ रहे थे कि गर्मी ज़्यादा है। मतलब वो प्लानिंग के साथ हुआ ना भाई। 30-40 ऑलमोस्ट लाखों लोग सड़क पे थे, सड़कों पे आ जाएं हजूम के हजूम, और वहाँ कोई गदर नहीं हुआ, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ है। तो वो क्या दिखाता है? लेकिन आपको लगता है एज ए कमांडर कि IRGC और नई लीडरशिप, क्योंकि मोहसाब खामनाई भी अभी सामने नहीं आए हैं सर, उम्मीद बहुत लगाई जा रही थी कि उनके जनाजे में शामिल होंगे, दफनाएंगे जब उस दिन आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए सामने सर। नहीं, मेरा ख्याल अकलमंदी करी नहीं क्या सर? ये भी तो हो सकता है ना कि इजराइल उनको मारने की पूरी कोशिश करता है। ये भी तो हो सकता है कि सर वो हो ही ना।
नहीं, अटकल लगाई जा रही है, लेकिन देखिए सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल तो है। जो आदेश आ रहा है वो पालन हो रहा है डाउन टू द। नहीं तो सर देखिए, पालन अगर हो रहा हो तो आईआरसी हम अटैक नहीं करती ना वहाँ पे सर, नहीं तो हॉर्मुज में। वो आपकी लीडरशिप ने बोल दिया हाँ। कि साहब आप तो एमओयू पे चल ही नहीं रहे हैं। ओके। पैरा 1 पैरा 4 तो आपने पहले दिन ही चूल्हे में डाल दिया, तो फिर कैसे चलेगा एमओयू, कैसे चलेगा? उन्होंने कहा था फिर हमको नहीं चाहिए। मतलब ट्रंप ने एमओयू को बिल्कुल जीरो कर दिया है, जीरो वायलेट किया है ना। तो दूसरे को भी अधिकार है कि मतलब अगर आप वायलेट करो तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद। एमओयू भी ट्रंप वायलेट करें, हमला भी ट्रंप साहब करवाएं। हाँ, और उसके बाद वो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो आपने पहले दिन से एमओयू को तोड़ दिया, एमओयू पे चले नहीं, ठेंगा दिखा दिया, तो फिर आपके विश्वसनीयता क्या है? आप पैसा एक नहीं दिया, जो कहा था कि इनका पैसा 300 बिलियन डॉलर समथिंग कुछ जो रोक के रखा हुआ है, 80 अरब डॉलर तो इन्होंने पकड़ के रखा है, जो इनकी बैंकों में डाला था वो सब हजम कर गए, वो वापस नहीं दे रहे। 300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात करी थी, वो अभी तक एक नया पैसा नहीं दिया, और ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ट्रस्ट नहीं बचा बिल्कुल भी सर, कुल मिलाकर। ट्रस्ट हो कैसे सकता है साहब? जो आदमी अपनी बात से दिन में 10 बारी चेंज करे, आज कुछ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, तो फिर उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? उसके साथ समझौता कैसे हो सकता है? सर युद्ध को लेकर मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम दूसरी चर्चा करेंगे। अगला एक हफ्ता किस तरह देखते हैं सर आप? मेरे अंदाज से, जी। अब ये अंदाज है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ट्रंप जाने और आयतुल्ला खमैनी के बेटे जाने, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि 7, 8, 10 दिन तक लड़ाई चलेगी, फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर बातचीत शुरू करेंगे, और ये छुटपुट ऑन ऑफ, नो वॉर नो पीस, तू दाल डाल मैं पात पात, नो वॉर नो पीस, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, ऑन ऑफ चलता रहेगा सर। लेकिन इसमें ईरान ने जैसे कि अपने पड़ोसी मुल्कों पर अटैक किया दोबारा से, उनका रोल अब क्या किस तरह देखते हैं आप सर? नहीं, चाहे कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, उन पे अटैक किया, कहाँ किया? जो अमेरिकन बेस पे किया, उनकी सॉइल पे थे जी, उनके ऊपर तो नहीं अटैक किया। अटैक तो अमेरिकन बेसिस पे है। अब आप बोलो साहब अमेरिका हमले करे जा रहा है, तुम नहीं मारोगे अमेरिका को, ये मतलब कहाँ का इंसाफ हुआ? कि उसको भी पलटवार करना पड़ेगा, वो कर रहा है और बैंड बजा रहा है। अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशल मानते हैं आप? अगला एक हफ्ता क्रूशल है, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि अकलमंदी इसमें होगी कि पाइप डाउन एंड दिस स्टूपिड वॉर, शट इट डाउन। बिल्कुल, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी पॉलिटिकल बेहतरी के लिए। उम्मीद करते हैं कि सर जो बात करें कि अगला एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन ट्रंप साहब ही हमला कर रहे हैं, ट्रंप साहब ही एमओयू को तोड़ते हैं, और ट्रंप साहब जैसा चाहते हैं वैसा उनकी तरफ हो नहीं पा रहा है, इसलिए उनकी हिस्साहट है जो अब दोबारा से बमबारी के रूप में निकल कर आ रही है। लेकिन ईरान भी पूरी तरीके से डटा हुआ है और मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। ये थे मेरे जनरल जीडी बख्शी साहब, जिन्होंने बताया कि युद्ध के क्या हालात हैं, और हम आगे भी चर्चा इस बात की जारी रखेंगे।